हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यार आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड के अंदर। तो गाइस यार आज की वीडियो के अंदर हम 12th केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है जिसका नाम है बिलियन सॉल्यूशन। तो इसके अंदर यार हम कुछ यार इम्पोर्टेंट एंड महा इम्पोर्टेंट जो है ना छोटी छोटी परिभाषाओं को जानने वाले हैं जो एग्जाम में आपके छपती हैं। भाई आज की वीडियो में मैं जो परिभाषाएं आपको बता रहा हूं वो परिभाषाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपती हैं। तो आओ जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनको खत्म कर लेते हैं। तो भाई यार आपको ये जो परिभाषाएं मैं जो आज की वीडियो में बता रहा हूँ ये परिभाषाएं आपको तभी समझ में आने वाली हैं तब आपने जो पिछले लेक्चर जो है ना वो देख लिए होंगे, अच्छे से समझ लिए होंगे, क्योंकि हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है। लेकिन यार पिछले वीक में है ना कुछ प्रॉब्लम और कुछ काम आ जाने के कारण मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं ला पाया। लेकिन यार इस वीक के अंदर यार आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी और भाई एक दो क्लास के अंदर हम इसको जल्दी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इसको खत्म भी कर लेंगे। ठीक है, तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार चैनल पे अगर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमें सबसे पहले एक छोटी सी परिभाषा पढ़नी है जिसका नाम है समपरासरी विलयन। ठीक है, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है समपरासरी। परासरी का मतलब परासरण दाब, है ना, और सम का मतलब समान। सम का मतलब क्या है? समान। और सम का मतलब समान और परासरी का मतलब होता है परासरण दाब। मतलब ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब सम मतलब समान होता है उन्हें हम बोलते हैं समपरासरी विलयन। तो ये साफ साफ लिखा है यार, इसकी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है। तो ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसमें भाई कोई ज्यादा झिझकने की बात ही नहीं है क्योंकि नाम ही ऐसा है। ठीक है, फिर यार अति परासरी विलयन। अति परासरी, परासरी का मतलब है परासरण दाब और अति का मतलब ज्यादा। अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा। मतलब ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब जो दिया है विलयन उससे ज्यादा हो। ठीक है, ये लिखा है ऐसा विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए जो भी विलयन आपसे जिससे भी तुलना करना है। देखो बिना किसी एक व्यक्ति से हम बोले कि हम अच्छे हैं, लेकिन किससे अच्छे हैं? तो अगर किसी से हमारी तुलना करना है तो भाई उस दूसरे व्यक्ति को भी तो हमें खड़ा करना पड़ेगा जब तो हम उससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो कोई दूसरा विलयन आप किसी ना किसी से तुलना कर रहे होगे ना, तो भाई अति परासरी विलयन है तो ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब जो आपको विलयन दिया गया है उसके परासरण दाब से क्या हो? अधिक होता है, उसे अति परासरी विलयन। नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये लिखा है अल्प परासरी, तो इसका उल्टा कर दो, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, कम होता है वो अल्प परासरी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी परिभाषा है जो आपको इजीली समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। सम का मतलब समान परासरण, अति का मतलब ज्यादा परासरण और अल्प का मतलब कम परासरण। खत्म। ये एक एक लाइन की परिभाषाएं बहुत अच्छे से आप याद रख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपनी कॉपी में भी इसको भाई लिख लेना अच्छे से, है ना, क्योंकि लिखने से चीजें बेटा स्थायी होती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम है स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है। ठीक है, एग्जाम में छपता है, इनको समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो ये लिखा है स्थिर। स्थिर का मतलब स्थिर, स्थिर का मतलब क्या है? स्थिर मतलब जो स्थायी रहे, जो बदले ना, जो स्थायी रहे जो बदले ना, उसे स्थिर बोलते हैं। ठीक है, और क्वाथी का मतलब क्वथनांक और मिश्रण का मतलब तो जानते ही हो, एक विलयन नहीं होता। ठीक है, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण, क्वाथी का मतलब क्या है? क्वथनांक, और क्वथनांक क्या होता है? ताप होता है। क्वथनांक क्या होता है? ताप होता है। मतलब अगर इसकी हेडिंग से इसका मतलब निकालें तो भाई जो एक ही ताप पर आश्रित होता है, जो एक ही ताप पर आश्रित होता है उसे हम स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, जो एक ही ताप पर ताप ना बदले, है ना, एक ही ताप पर आश्रित हो जाए उसे स्थिर क्वाथी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर हम जल को गर्म करें तो जल एक ही ताप 100 डिग्री पर ही आश्रित हो जाए। ठीक है, एक ही ताप जैसे 100 है जल का, वही 100 पे आश्रित हो रहा है तो भाई वो स्थिर है। ठीक है, ऐसा अगर कभी ऐसा हो कि कभी 100 पे हो, कभी 99 पे, कभी 101 पे, तो ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये अस्थायी है। ठीक है, तो स्थिर वो होता है जो एक ही ताप पर आश्रित हो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को। देखो ये लिखा है वह विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के। आप संगठन में परिवर्तन के मतलब क्या है इसका? देखो देखो यार, नेचर कहता है, प्रकृति कहती है कि अगर किसी भी
गैस को या फिर देखो ध्यान रखना किसी भी ठोस को, देखो प्रकृति कहती है, नेचर कहता है कि अगर किसी भी ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो ठोस पहले किस में बदलेगा, द्रव में। ठोस पहले किस में बदलेगा बेटा, द्रव में, और फिर द्रव किस में बदलेगा, गैस में। तो अब गैस मतलब आश्रित हो गया, गैस में पहुंच गया मतलब वो आश्रित हो गया, मतलब वो वाष्पित हो गया, ये हम कहते हैं। ठीक है, प्रकृति ये कहती है, प्रकृति ये कहती है कि भाई ठोस से पहले द्रव में जाएगा और फिर किस में जाएगा, गैस में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं बाह्य विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के लिए, मतलब संगठन में परिवर्तन नहीं होना है, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ऐसा नहीं होना है, जो है वो डायरेक्ट वाष्पित हो जाए गैस में, संगठन में परिवर्तन नहीं हो। जैसे दूध को हम गर्म करेंगे, सुनो अच्छा ध्यान से, दूध को हम गर्म करेंगे तो दूध को गर्म करेंगे तो दूध क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो संगठन में परिवर्तन हो गया ना, हो गया कि नहीं। देखो दूध था लिक्विड, पतला था, लेकिन जब हमने उसको गाढ़ा गर्म किया तो वो गाढ़ा हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि दूध की मावा बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं, मतलब इसके संगठन में तो परिवर्तन हो गया ना, दूध पहले पतला था, फिर गाढ़ा हो गया, फिर ठोस हो गया, ये संगठन में परिवर्तन कहलाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बाह्य विलयन जो संगठन में बिना परिवर्तन के एक ही ताप पर सेम सेम, अलग अलग ताप पर नहीं, सेम ताप पर क्या हो जाते हैं बेटा, आश्रित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, एक ही ताप पर आश्रित हो जाए। ठीक है, अब देखो उदाहरण सुनना है, इसका उदाहरण सुनना, ध्यान रखना। जैसे मान के चलो ये एसीटोन है, एसीटोन क्या होता है बेटा, CH3CO CH3, ये एसीटोन। अगर हम इस एसीटोन को गर्म करेंगे तो 56 डिग्री सेल्सियस 56 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, आश्रित होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है, केवल एसीटोन। और अगर हम CH2 देखें, मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, अगर इसको देखें तो ये 46 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है, मतलब ये 46 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित होता है। तो इन दोनों के क्वथनांक क्या है, अलग अलग, दोनों के क्वथनांक क्या है, अलग अलग, इसका अलग, इसका अलग। लेकिन यार हम इस एसीटोन के अंदर इस CH2 को मिला दें, इस एसीटोन के अंदर क्या मिला दें, इस CH2 को मिला दें, तो ये एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेंगे, और दोनों के दोनों 33 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो देखो दोनों के ताप क्या थे, अलग अलग थे, लेकिन जैसे ही हमने इनको मिलाया तो दोनों 33 डिग्री सेल्सियस पर आसपास हो रहा है, एक ही ताप पर आश्रित हो रहा है, मतलब इनके अंदर जो था ताप वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, मतलब स्थिर क्वाथी हो गया कि नहीं। तो अब स्थिर ताप पर ये आश्रित हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों ने मिलकर बनाया स्थिर क्वाथी मिश्रण, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये आपको समझना है, ध्यान रखना है। ओके, ऐसे अगर हम जल को देखें, ठीक है, ऐसे हम दूसरा उदाहरण देखें, जैसे आपको जल को बहुत अच्छे से पता है, जल 100 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है, और जो HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका 85 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है। ठीक है, जल कितने डिग्री पर आश्रित होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, और जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपका 85 डिग्री सेल्सियस पर आश्रित होता है। लेकिन यार अगर हम इन दोनों को आपस में मिला दें तो ये जो है ना 56 डिग्री सेल्सियस के पास आसपास आश्रित हो जाते हैं एक ही ताप पर। तो ऐसा क्या हो गया, तो इन दोनों ने मिलकर स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाया और बिना संगठन में परिवर्तन किए आश्रित हो जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रखना इस बात को, जो स्थिर ताप पर, एक ही ताप पर संगठन में परिवर्तन नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं होना कि पहले द्रव था तो गाढ़ा हो जाए, ठोस हो जाए, ऐसा नहीं। जैसे द्रव था तो द्रव का द्रव डायरेक्ट वाष्पित हो जाए। ठीक है, ठंडा गर्म कुछ ना करना पड़े। जैसे जल को आप गर्म करते हो, तो जल को गर्म करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि जल को गर्म करते हैं तो पहले वो गाढ़ा होता है फिर ठोस होता है, नहीं, वो तो जल होता है डायरेक्ट आश्रित हो जाता है, ऐसे। ठीक है, चलो अब ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है ये दो टाइप के होते हैं, एक निम्न क्वथन स्तर क्वाथी मिश्रण और एक उच्च क्वथन। अब देखो निम्न क्वथन मतलब क्वथनांक क्या होना चाहिए, निम्न, क्वथनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अब जब क्वथनांक निम्न होगा तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब क्वथनांक निम्न मतलब ताप क्या, ज्यादा, सॉरी क्वथनांक क्या होता है, एक ताप होता है, मतलब निम्न ताप मतलब ताप अगर कम है तो दाब ज्यादा होगा, क्योंकि ताप और दाब एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ताप कम तो दाब ज्यादा।
और दाब कम तो ताप ज्यादा, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ना। तो ये देखा है निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण मतलब दाब क्या होना चाहिए, इसके लिए ज्यादा होना चाहिए। और दाब कब होगा ज्यादा, तो दाब जब ज्यादा होगा जब राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो ऐसे विलयन लेना पड़ेंगे जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक, देखो हमने आपको दो विलयन पढ़ाने हैं, देखो दो विलयन पढ़ाने हैं, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन वाले विलयन, एक धनात्मक विचलन वाले विलयन और एक ऋणात्मक विचलन वाले विलयन। हमें ये विलयन अगली क्लास में आपको पढ़ाना है, अभी इस क्लास में तो नहीं पढ़ा, बट मोटा मोटा समझ लो ऐसे विलयन जिनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि होती है वो धनात्मक विचलन वाले विलयन होते हैं, और ऐसे विलयन जिनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कमी होती है उन्हें ऋणात्मक विचलन वाले विलयन बोलते हैं। ये बात को याद रखना, ठीक है, आगे हम क्लास में पूरा समझाएंगे। तो देखो वे विलयन जो राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। अब ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो परासरण दाब है वो भाई उच्च होता है। परासरण दाब क्या होता है, उच्च होता है। जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं जो विलयन, उनका परासरण दाब क्या होता है, उच्च होता है। और जब परासरण दाब उच्च होता है तो तभी तो ताप कम होगा, क्योंकि दाब और ताप एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, एसीटोन और CH2, मतलब 34% एसीटोन और 66% CH2 को मिलाना है तो ये भाई एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे और ये निम्न क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे, मतलब इनका जो परासरण दाब है वो ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होगा, जो उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण है वो क्या होगा, तो अब इसका अपोजिट कर दो। वे विलयन जो राउल्ट नियम से, अब यहाँ धनात्मक लिखा है, यहाँ पर बस ऋणात्मक लिखना है, ठीक है। तो वे विलयन जो राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, क्योंकि इनका परासरण दाब उच्च ना लिख के क्या लिखना है, कम लिखना है, कम होता है, ठीक है। तो ये आप बात लिख लेना और एग्जाम्पल में क्या लिख देना है बेटा, H2O और HCl, ठीक है। अब H2 का 100 होता है, HCl का कितना होता है 85, लेकिन दोनों को मिला दें तो 56 के आसपास ये क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं एक ही ताप पर, ठीक है। तो इसमें यार 20.2% हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, और फिर क्या बचा 79.8% हम क्या लेते हैं, जल। इनको इतनी क्वांटिटी के अंदर मिलाते हैं और ये स्थिर क्वाथी मिश्रण बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल रखना, और स्थिर क्वाथी मिश्रण ये इंपॉर्टेंट है, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। आगे गाइस यार कुछ परिभाषाएं हमें और पढ़नी है, जैसे हमारा है असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अणुभार के नाम से लिया जाता है, ठीक है। असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य जो अणुभार है वो क्या है। देखो भाई मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपके 100 में से 100 नंबर आने वाले हैं केमिस्ट्री में, 100 में से 100 नंबर आने वाले, क्योंकि मैं 100 नंबर की तैयारी करा रहा हूँ, मैं 98 99 इनकी तैयारी नहीं करा रहा हूँ, मैं 100 नंबर की करा रहा हूँ। और ये जो मैं आज परिभाषाएं बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी परिभाषाएं एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम में छपती हैं, और आपको पता है एनसीईआरटी का जमाना है इस बार, ठीक है। चलो असामान्य आणविक द्रव्यमान या असामान्य अणुभार, तो पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई अणुभार या आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, बोलो। द्रव्यमान को ज्ञात करने था तो वो क्या पढ़ा था, तो हमने यार अणुभार या अणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा था अणु संख्यक गुणधर्म, बोलो पढ़ा था अणु संख्यक गुणधर्म। हमने 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े थे मेरे भाई, कितने अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े थे हमने बेटा, 4 अणु संख्यक गुणधर्म हमने पढ़े थे ना। और हमने देखो क्वथनांक मोनियन देखा था, हेमांक में अवनमन, परासरण दाब है ना, और भाई बाष्प दाब में अवनमन, 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े थे। और चारों की हेल्प से हमने यार अणु संख्यक गुणधर्म की जो है ना 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े थे, और चारों की हेल्प से हमने विलेय के आणविक द्रव्यमान मतलब एमबी की गणना की थी। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि अणु संख्यक गुणधर्म की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जवाब दे देना कि अणुभार या आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं अणु संख्यक गुणधर्म की सहायता से। लेकिन मेरे भाई यहाँ ध्यान से सुनो, जैसे हमारे पास ये CH3COOH है, अगर हम इसका सामान्य अणुभार देखें तो बेटा 60 आता है,
अणुभार लेकिन सामान्य कितना आता है 60 आता है, क्योंकि C का 12 होता है, H का 1 3H है तो 3, C का 12, O का कितना होता है 16, 2 O है तो कितना हो गया 32, H का कितना हो गया 1, तो टोटल कितना आता है 60 आता है। लेकिन अगर हम अणु संख्या गुणधर्म की हेल्प से इसका आणविक द्रव्यमान निकालने की कोशिश करें तो कभी भी 60 नहीं आएगा, या 60.8 आएगा, या 59.2 आएगा, ऐसा करके कुछ आसपास आएगा। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो वैल्यू कभी भी नहीं आने वाली, क्योंकि इसके आसपास जो वैल्यू है वो आएगी। मतलब अगर अणु संख्या गुणधर्म की हेल्प से हम जो है ना अणुभार निकालें तो वो अणुभार सामान्य अणुभार है उससे कुछ भिन्न आएगा, उससे कुछ अलग आएगा। तो जो सामान्य अणुभार है उससे जो भिन्न अणुभार या आणविक द्रव्यमान निकला है वो ही क्या कहलाता है असामान्य आणविक द्रव्यमान। यही चीज यहाँ लिखी है, अणु संख्या गुणधर्मों से प्राप्त आणविक द्रव्यमान का मान। अणु संख्या गुणधर्म से अगर हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, देखो अब कैसे निकालते हैं इसके न्यूमेरिकल मैंने नहीं लगवाया अभी आपको, लेकिन न्यूमेरिकल भी मैं आपको जल्द ही लगवाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्लास ज्यादा से ज्यादा और लगेंगी और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ करा दूंगा, ठीक है। तो अणु संख्या गुणधर्म से प्राप्त आणविक द्रव्यमान का जो मान है हमेशा सामान्य आणविक द्रव्यमान से भिन्न आता है, अलग आता है। भिन्न मतलब अलग आता है, ठीक है। अब ये किसके कारण अलग आता है, वो इसके कारण दो हैं। देखो पहला कारण है कि विलेय के अणुओं का संगुणन। देखो आप बताओ, विलेय को जब विलायक में मिलाओगे, विलेय को जब विलायक में मिलाओगे तो विलेय विलायक के साथ मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा ना। अब जब विलेय विलायक के साथ मिल जाएगा तो जब हम उसका अणुभार निकालेंगे तो भाई एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्यों, कुछ विलायक के साथ भी मिल जाएगा ना, तो पूरा पूरा अच्छे तरीके से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका संगुणन हो जाता है या फिर उसका वियोजन हो जाता है। संगुणन हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, उसका वियोजन हो जाता है, ठीक है ना। देखो जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो उसको ज्यादा समझाना जरूर, उसको अगर हम समझाएं तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भीड़ में है और उसको हम समझाएंगे तो उसको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप ये समझ लो ना, जैसे कोई अकेले व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति को अकेले में समझाएंगे तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को भीड़ में समझाए ना तो उसको एग्जैक्टली ज्यादा समझ में नहीं आने वाला। तो भाई यही है कि भाई यहाँ हम अकेले का निकाल रहे हैं तो 60 आ रहा है, लेकिन अब जब इसको हमने विलायक के साथ मिला दिया तो वो तो उसके साथ मिल गया, तो वो ठीक तरीके से आणविक द्रव्यमान नहीं आ पाता। इसके दो ही कारण है, विलेय के अणुओं का संगुणन या विलेय के अणुओं का वियोजन, ठीक है। तो भाई असामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या आता है भाई, भिन्न आता है, हमेशा अलग आता है, ठीक है। तो ये जो सामान्य आणविक द्रव्यमान से भिन्न आणविक द्रव्यमान है ना, उसको ही हम असामान्य अणुभार या असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये बात क्लियर हुई, तो ध्यान रखना अणु संख्या गुणधर्म का मान आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे जो निकलता है आणविक द्रव्यमान वो सामान्य से लगभग क्या होता है, भिन्न नहीं होता, थोड़ा बहुत अलग होता है, क्लियर है, ठीक है। ये हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना। अब है हेमांक अवरोधी, जिसको एंटीफ्रेज इंग्लिश में बोलते हैं, एंटीफ्रेज, ठीक है। एंटीफ्रेज अवरोधी का मतलब क्या होता है, अवरोध करना। अवरोध का मतलब क्या होता है, घटाना या बढ़ाना, यही होता है ना। अवरोध करना मतलब उसमें अवरोध डाल देना, बस यही होता है, लेकिन एंटीफ्रेज इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वे पदार्थ जो किसी द्रव में मिलाने पर उस द्रव का हेमांक घटा देते हैं, हेमांक घटा दें। हेमांक आपने पढ़ लिया ना, ताप होता है, और वह ताप जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हेमांक बोलते हैं। तो कह रहे हैं उस द्रव का हेमांक घटा देता है, हेमांक घट जाता है उसका, हेमांक घटा देता है, उसे हेमांक अवरोधी कहते हैं। इजी परिभाषा है ना। जैसे जल का हेमांक कितना होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, मतलब जल का हेमांक 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसी जल में हम एथिलीन ग्लाइकोल मिला दें, क्या मिला दें बेटा, एथिलीन ग्लाइकोल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथिलीन ग्लाइकोल मिला दें तो जल का जो हेमांक है वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। मतलब जो जल 4 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा था वो अब -4 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। मतलब देखो हेमांक कम हो गया ना, पहले 0 था अब -4 हो गया, कम हो गया ना। तो भाई ऐसे पदार्थ जो है ना हेमांक अवरोधी कहलाते हैं। जैसे नमक है वो भी हेमांक अवरोधी है ना। शक्कर है वो भी हेमांक अवरोधी है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है ये भी हेमांक अवरोधी है। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ये हेमांक अवरोधी है। ये हेमांक बिंदु क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, समझ रहे हो,
ठीक है। इन बात को याद रखना। तो ये हेमांग का विरोधी हो गया, असमान, आणविक, द्रव्यमान। तो हमने टोटल मिला के 5-6 परिभाषाएं आज की वीडियो में देखी हैं, ठीक है। तो इनको यार बहुत अच्छे से याद है। हम एक अंतर और कर लेंगे कंप्लीट। ये अंतर भी भाई हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है, इंपोर्टेंट अंतर है, ठीक है। और वो अंतर हमारा ये है कि भाई परासरण और जो विसरण है इसमें अंतर। देखो परासरण नाम का टॉपिक हमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया ना। और हमने परासरण में क्या देखा था कि भाई जब हमने देखा था कि यार विलायक को, किसको यार, विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली की हेल्प से हम क्या करते हैं, पृथक करके रख देते हैं। तो जो विलायक है, इस विलायक के अणु विलयन की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। अब विलायक के विलयन की ओर क्यों जाने लगते हैं, क्योंकि विलयन जो विलायक है इसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है, और विलयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने ये सब चीजें देख ली थी, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखो इधर, और भाई विसरण नहीं पढ़ा था। तो विसरण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो भाई, अगर हम किसी अगरबत्ती को इस रूम में, जैसे अगरबत्ती को इस रूम में लगा दें, तो इस अगरबत्ती की सुगंध है पूरे क्लासरूम में फैल जाएगी। बोलो फैल जाएगी कि नहीं फैल जाएगी। अगर भाई कोई व्यक्ति परफ्यूम लगा के हमारे बाजू से निकलता है तो हम क्या करते हैं, क्या मस्त परफ्यूम लगा के निकला है भाई, है ना, तो लगता है ना। तो उसकी जो गंध है, उसकी जो सुगंध है, वो भी क्या होता है, जब वो निकलता है तो उसके चारों ओर फैलती हुई जाती है। तो ये विसरण है। जैसे अगरबत्ती की सुगंध का फैलना, है ना, परफ्यूम की जो खुशबू है उसका फैलना, ये विसरण कहलाता है, ठीक है। अब ये विसरण होता किसमें है, तो विसरण क्या होता है, विसरण अक्सर यार देखा जाता है कि भाई अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता है। जैसे मान के चलो अगरबत्ती है, तो अगरबत्ती क्या है, एक ठोस अवस्था में है। अब वो ठोस अवस्था में क्यों है, क्योंकि उसमें विलेय की संख्या क्या है, ज्यादा है, विलेय के अणु उसमें क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो ठोस अवस्था में है ना। और जिसमें विलेय ज्यादा है उसकी सांद्रता क्या है, कम है। और जैसे क्लासरूम है, इस क्लासरूम की सांद्रता क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। तो देखो इस प्रक्रिया में विलायक के अणु का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इस बात को याद रखना। किस में, परासरण में, ठीक है। अधिक सांद्रता से कहां की ओर होता, सॉरी, कम सांद्रता से कहां की ओर होता है, अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, हमने समझाया था। लेकिन विसरण में क्या होता है, विलायक और विलेय के अणु, देखो ऐसा नहीं, परासरण है केवल उसमें विलायक के अणु का प्रवाह होता है, लेकिन यार जब जो विसरण होता है उसमें विलायक और विलेय दोनों का। जैसे मान के चलो अगरबत्ती है, अगरबत्ती को विलायक और विलेय दोनों से मिलकर बनाई है, लेकिन हम जब जलाएंगे तो पूरी जलेगी ना। ऐसा थोड़ी होगा कि विलायक जलेगा विलेय नहीं जलेगा, वो तो पूरी अगरबत्ती जलेगी, है ना। जैसे परफ्यूम में हमने बहुत सारी चीजें मिला के, विलेय और विलायक मिला के परफ्यूम तैयार कर दिया। अब उसको लगाएंगे तो उसकी जो गंध है वो सब जगह फैलेगी, मतलब विलायक और विलेय दोनों की फैलेगी। ऐसा नहीं होगा कि विलायक की फैले विलेय की ना फैले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों अणुओं का प्रवाह होता है, विलायक और विलेय के दोनों अणुओं का प्रवाह होता है, ठीक है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। वैसे सांद्रता नहीं लिखना चाहिए, इसमें घनत्व लिखना चाहिए, इसमें घनत्व आता है, ठीक है। अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर होता है, कम घनत्व, ठीक है, घनत्व की ओर होता है। इसमें घनत्व होता है क्योंकि ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। ये केवल किसमें होता है, ठोस अवस्था में। वैसे अगर हम देखा जाए तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन मोस्टली ठोस में होता है, ठीक है। और ठोस और द्रव में होता है मोस्टली, ठीक है। तो ये ऐसा लिखना चाहिए, घनत्व लिख दो या सांद्रता लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस प्रक्रिया में केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें विलायक और विलेय दोनों के अणुओं का। तो दूसरा पॉइंट में इसमें क्या लिखोगे, इसमें विलायक एवं विलेय दोनों के अणुओं का प्रवाह होता है, ठीक है। अब देखा था इस प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। हमने जब परासरण पढ़ा था तो बिना परासरण अर्धपारगम झिल्ली के हो रहा था कि नहीं, अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता थी उसमें। लेकिन यार जब विसरण होता है ना, जैसे मान के चलो कोई परफ्यूम लगाता है तो कहां अर्धपारगम झिल्ली लगा के लपेटता है। जैसे अगरबत्ती को क्या अर्धपारगम झिल्ली लपेट के जलाते हैं, नहीं ना, तो उसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, और इसमें लिखते हैं ना, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट इसका ये रहेगा, ये केवल द्रव अवस्था में होता है, ऐसा लिख देना, यह केवल द्रव अवस्था में होता है। लेकिन इसमें आप लिख देना ये ठोस, द्रव एवं गैस,
ठोस, द्रव एवं गैस, तीनों अवस्थाओं में ये संभव है। तीनों अवस्थाओं में क्या है, ये संभव है, लेकिन ये केवल द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये 4 पॉइंट इसके बन जाएंगे, जो आप तैयार कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। तो अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा, और कल की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे भाई, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, इसको कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो आगे 2-3 क्लासें और होने वाली हैं, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, और ये तैयारी 100 नंबर की। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।